स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे ZigBee इंटरफेस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ज़रूरत क्या है कि ZigBee जैसा कुछ बना है। तो ये समझिए हम लोग कुछ ऐसा जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम लोग बहुत चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं और ये सारी जो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं ये डेटा कलेक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। और मतलब कई बार ये हमारे लिए एक्शंस भी ले सकते हैं, जैसे कोई रिले को ऑन ऑफ करना। तो ये अब हम लोग हर जगह कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, इंडस्ट्री में कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सब जो चीज़ कर रहे हैं, जो कि इतने सारे डिवाइसेस की बात हो रही है, ये सब का पावर ड्रॉ कम होना चाहिए, नहीं तो आपको घर का बिजली सिर्फ घर को कंट्रोल करने वाले सर्किट में ही वेस्ट हो जाएगा। तो बिजली बहुत कम चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है उसको कम एनर्जी में चलना है और रोबस्ट नेटवर्क होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ कंट्रोल करने लगते हैं, जैसे पानी हो जाए, बिजली हो जाए, एयर फ्लो हो जाए, ये सब चीज़ हो जाए, तो ये सब के लिए थोड़ा सीरियस मटेरियल है। इसमें उप्स नहीं हो सकता, नेटवर्क ड्रॉप नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि जो टिकाऊ हो सके। फिर लो कॉस्ट, तभी इसको हर जगह आप लगाएंगे। और दूसरी बात, वाइड सपोर्ट इज़ ए मस्ट। सपोर्ट का मतलब ये होता है, जैसे आप वाईफाई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, आपको कभी दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि वाईफाई चलेगा कि नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हर कंपनी जो वाईफाई का स्टैंप लेता है वो वाईफाई अलायंस से वेरीफाइड होके आता है। तो उसमें उनको एक शांति रहती है कि ठीक है सर, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, वो आराम से आपका डीलिंक का राउटर से बात कर सकता है, वो आराम से किसी और का बात कर सकता है, कोई टेंशन आपको नहीं लेना रहता। आसूस का राउटर के साथ कीजिए, जो करना कीजिए। हर चीज़ हर किसी के साथ काम कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा चाहिए जो वाइड सपोर्ट हो, दाम कम हो और रोबस्ट नेटवर्क हो, यानी कि डेटा के पास ऑप्शंस हों कि अगर एक रास्ता से वो जा रहा है, रास्ता क्रैक कर जाए, फेल हो जाए, तो इधर-उधर से रीडायरेक्ट कर ले। तो ये सब हमारा रिक्वायरमेंट, ये हमारा चेकलिस्ट बनता है कि ये सब चाहिए। तो इस चेकलिस्ट को ZigBee एक अच्छे तरीके से पूरा करता है। तो ये है लो पावर, यानी समझिए फंडामेंटली बनाया गया है कि इसे मतलब एक कॉइन सेल पे चलने के लिए, मतलब बहुत कम पावर पे चलने के लिए बनाया गया है। डिजिटल रेडियो है, एनालॉग नहीं है। और ये वायरलेस पैन के लिए बनाया गया है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसा आपका ब्लूटूथ है वो पैन नेटवर्क है, आपका लैन है वो लोकल एरिया नेटवर्क, वो थोड़ा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ समझिए पैन कह रहे हैं, ये बात ज़रूर सही है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क कैटेगरी में आता है, लेकिन साइज़ में वो बात सही नहीं है। आप काफ़ी बड़ा बना सकते हैं, मतलब फिज़िकल डोमेन जो आप बनाएँगे इसका बहुत बड़ा बना सकते हैं, यानी कि एक पूरा स्कूल आप कवर कर सकते हो। तो लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली इसे हम लोग अभी भी कहेंगे कि ये आपका पैन नेटवर्क का कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें आप डेटा थ्रूपुट नहीं रखते हो। इसमें ये नहीं होता कि आप इधर से उधर गीगाबाइट्स का फाइल ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक है? और इसका डेटा रेट बहुत लो था, किलो बाइट्स पर सेकंड तक में उतर सकता है। मेगाबाइट तो सपना भी मत देखिए। वाईफ़ाई हेलो जा सकता है मेगाबाइट में, लेकिन ये मेगाबाइट नहीं छू सकता, बहुत कम पावर रहता है। लेकिन हाँ, आप इसे लो पावर का काम भी करवाओगे, यानी कि अगर आपको एयर टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी ये सब रीड करना है, ये सब एक कुछ बिट्स का इन्फॉर्मेशन है, वो आराम से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है हर कुछ सेकंड में, कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग बैटरी लाइफ़ इससे मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली फंडामेंटली आपने एनर्जी डिज़ाइन ऐसा कर रहे हैं कि कम पावर में चले। तो जितने पावर पे आपका घड़ी चलता है उतने पावर पे ये सब भी चलता है, 1 साल तक, 2 साल तक। और मिनिमम कहा जाता है कि जो भी ढंग के ब्रांड्स बनाएँगे, वो 2 साल तक का आपको देते हैं कि सर कॉइन सेल पे 2 साल से पहले आपको नहीं बदलना पड़ेगा। और सिक्योरिटी भी है, चूँकि आप इतना सारा वायरलेस चीज़ की बात कर रहे हैं और वायरलेस चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो उसको कोई हैक भी करने की कोशिश करेगा। तो सिक्योरिटी एकदम हल्का नहीं है। भले आप कम पावर का डिमांड कर रहे हो, लेकिन आपको सिक्योरिटी उसी पावर के अंदर देना है। तो ZigBee अलायंस काफ़ी मेहनत करता है सिक्योरिटी पे, यानी कि सिक्योरिटी ऐसा नहीं है कि बस लॉल करके वो क्रैक कर ले। 128 बिट तक का एन्क्रिप्शन यूज़ होता है। और इसमें मेश नेटवर्किंग होता है। इसी कारण से ये इतना स्पेशल है, क्योंकि ये रेंज आपको देता है और रोबस्टनेस देता है। यानी कि आप मान लीजिए पूरा स्कूल में हर क्लासरूम में सेंसर लगाना चाहते हैं कि क्लासरूम में बिजली है कि नहीं, एयर टेम्परेचर कैसा है, CO2 कैसा है, क्योंकि ज़रूर समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लासरूम अगर बनाया नहीं गया है बच्चों के हिसाब से, खूब सारे बच्चे हैं, तो सबका सांस से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बढ़ने लगा, 2 या 4% होने लगा। लीथल वो 13% के आसपास होता है। 10 के बाद खतरा हो गया है। लेकिन वो समझ लीजिए अगर बढ़ने लगा, जैसे आपका नॉर्मल एयर में 1% भी ढंग से नहीं होता है, अगर वो बढ़ने लगा तो बच्चों को नींद आने लगेगा और सोने जैसा बिहेव करें, उनको पता भी नहीं चलेगा क्यों उनका बैटरी डाउन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। तो इसीलिए आपको कई बार हो सकता है सेंस करना है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप उसको कितना पूरा स्कूल में कितना रूम लगेगा, कितना में सेंसर करेंगे, कैसे सब पे वायरिंग करेंगे, इसीलिए वायरलेस है। तो इसका रेंज और रोबस्टनेस ऐसा बनाया गया कि ये बहुत बड़ा नेटवर्क को संभाल सके और फिजिकली भी काफ़ी जगह जा सकते हैं। तो इसका आइडिया रखा गया था फंडामेंटल 1998 में, इसीलिए 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे है।
और इसका स्टैंडर्डाइजेशन 2003 में हो गया। उस टाइम में ये इंडस्ट्रियल टारगेट को कस्टमर कर रहे थे, मतलब इंटरनेट का इजाद अभी हुआ ही है, मतलब मैं 2000s की बात कर रहा हूँ, गाड़ी अभी खुला ही है, लेकिन इंडस्ट्री को समझ में आ गया था कि अगर ये हम कर पाते हैं, यानी मान लीजिए आपके प्लांट में कोई भी सीमेंट प्लांट है, कितने मोटर्स होंगे, कितने होंगे, सब में अगर आप सेंसर लगा देते हो और सबका डेटा एक आप स्काडा सिस्टम में कलेक्ट करते हो, बम बम काम होगा। वो करने लगे, इसीलिए वहां से उसका गाड़ी खुल गया। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है जिग्बी का, कि जिग्बी का अलायंस जो है उसमें बहुत मेंबर्स हैं। मैं एकदम क्लियर कर देना, जब तक आपका मेंबरशिप मतलब ये ऐसा समझिए लैंग्वेज है, आपको कोई लैंग्वेज पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कितने और लोग उस लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि इंग्लिश बहुत लोग यूज़ करते हैं, हिंदी बहुत लोग यूज़ करते हैं। अब आप कोई एकदम रैंडम सा लैंग्वेज बोल दीजिए जिसको लैंग्वेज है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन उसको लोग यूज नहीं करते, तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो ये समझना वही ज़रूरी है कि आप वाईफाई के बारे में बात कर रहे हो, तो वो क्या है, वो एक लैंग्वेज है वायरलेस कम्युनिकेशन का 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का। ब्लूटूथ बोलते हैं, वो क्या है, एक लैंग्वेज है वायरलेस कम्युनिकेशन का, कितना गीगाहर्ट्ज़ पे, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे। ये क्या है, वही है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे कम्युनिकेशन लैंग्वेज है। तो ये तभी चल सकता है जब इसको इतने सारे लोग सपोर्ट करेंगे। तो सब लोग कर रहे हैं, 350 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, बड़े वाले। कितने बड़े वाले, कुछ लोगों का नाम आप सुने होंगे, जैसे एलजी हो जाए, आपका हो जाए, और फिर आपका हवाई हो जाए, आइकिया हो जाए, इन्फिनिट्रॉन हो जाए, तो ऐसा नाम हाँ, माइक्रोचिप हो जाए, मीडिया टेक हो जाए, ऑरेंज हो जाए, सैमसंग हो जाए, पैनासोनिक हो जाए, ओप्पो हो जाए, ऑन सेमीकंडक्टर हो जाए, एनएक्सपी हो जाए, सीमेंस हो जाए, बोले ना इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, सनहाइजर्स यूज़ हो जाए, बहुत सारा है। मतलब एक्चुअली कुछ ज़्यादा नाम दिया इसलिए खो के पढ़ने में दिक्कत हो। डेनफॉस हो जाए, ये सब इंडस्ट्रियल में काफ़ी बड़े बड़े नाम से। और टीपी लिंक भी है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भी है, टीसीएल भी है, तो एसएलएस भी है, बहुत सारा। मतलब आपको डिस्कशन नहीं करना, सब लोग इसका सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। तो मतलब आपको इलेक्ट्रिक मीटर से लेके सेट टॉप बॉक्स से लेके स्मार्ट अप्लायंस से लेके होम गेटवे से लेके लाइटिंग, टीवी, थर्मोस्टैट, सब सब कंपनी मतलब मिल बांट के ये लैंग्वेज पे एग्री करते हैं। बाय द वे एक बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ा बात है आपका वाईफाई। वाईफाई का कभी लिस्ट देखिए कितने लोग उससे सपोर्ट करते हैं। तो ये हुआ जिग्बी। तो इसकी टोपोलॉजी को समझते हैं, आर्किटेक्चर क्या है, हुलुलुलु क्या है। तो यहाँ पे समझिए इसका कोर था रोबस्ट बनाना, यानी कि ऐसा बनाओ जो टिके। तो यहाँ पे इन्होंने ये समझिए रिलायबिलिटी पे काफ़ी फोकस किया और एनर्जी एफिशिएंसी यानी कम से कम हो जाए, इसीलिए आप उसका हब्स भी लिखेंगे वो बहुत छोटा आता है फिजिकली, मतलब आपका यूएसबी से ही चल जाएगा, कोई ज़्यादा एनर्जी नहीं खाएगा। और यहाँ पे 3 रोल प्लेयर्स होते हैं। पहला रोल होता है कोऑर्डिनेटर का, यानी कि इस तरह का कोई डिवाइस हो जाए। कोऑर्डिनेटर काम होता है, ये आपका मेन हब होता है, ये सारा डेटा को कोलैबोरेट करके एक जगह पे लाता है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये आप पे डिसाइड करता है। जनरली कोलैबोरेटर का काम होता है इसे ब्रिज करके इंटरनेट पे डाल देना। ज़रूरी नहीं वो ब्रिज करके ये भी कर सकता है, किसी मतलब लोकल नेटवर्क पे डाल सकता है, ब्रिज करके घर का कोई होम असिस्टेंट के पास दे सकता है। तो वो कोऑर्डिनेटर का काम होता है, यानी ज़िग्बी पे जितने भी चीज़ आपके चिल्ला रहे हैं उनका डेटा कहाँ जाएगा, एंड में उनका डेटा जाएगा कोऑर्डिनेटर के पास। वो होता है होल नेटवर्क का मास्टर, गेटवे। और वो गेटवे से ही आप कहीं और कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वो इंटरनेट हो। तो कोऑर्डिनेटर एक मास्टर हब हुआ। फिर राउटर्स लगते हैं। राउटर का मेन तिड़म यहीं पे आता है, राउटर मेश आपको बनाने देता है। वाईफाई में मेश बनाना पॉसिबल नहीं है ढंग से, उसके हिसाब से वो लिखा नहीं गया है। हम लोग बहुत तिड़म कर रहे हैं 6 में 7 में, ये करके वो करके। ये डे 1 से बनाया गया था कि मतलब डेटा जो है इधर से उधर कूदे। तो यानी कि आपका जो स्मार्ट हब है वो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अगर बीच में लिंक टूट गया वो दूसरे से हॉप करके आ जाएगा डेटा। साइड इफेक्ट बैंडविड्थ बहुत स्लो हो जाता है, लेकिन ये बनाया ही गया था लो बैंडविड्थ के लिए, लेकिन ये हाई रिलायबिलिटी के लिए। यानी कि आप ऐसा चाहोगे कि आपका हर डिवाइस आराम से 2 या 3 राउटर को देख रहा हो और आराम से ऐसे पूरा एक जाल बन जाता है। तब जाल में एक भी टूटेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका एक राउटर डाउन होता कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा आराम से कोऑर्डिनेटर के पास पहुंच जाएगा। यही इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। राउटर्स आप लगा सकते हो, राउटर से सब बाउंस बैक करने लग जाएंगे। तो जितना आप राउटर डालते हो उतना मल्टीपाथ बनता है, तब जाके आप स्कूल जैसा जगह पे संभाल पाएंगे। ठीक। और एंड डिवाइस होता है जो फाइनल एक्चुअल काम करेगा। ये आपका एयर सेंसर हो जाए, स्विच रिले हो जाए, कुछ भी हो, जो एंड डिवाइस है वो काम करता है। कोऑर्डिनेटर का काम है सारा डेटा कलेक्ट करना, राउटर का काम है सब नेटवर्क को जिंदा रखना, और एंड डिवाइस का काम है काम करना। काम क्या हो सकता है कि भैया देखो प्रेजेंस सेंसर है, प्रेजेंस है या नहीं, ऑन ऑफ बता दो। आप ये कर सकते हो कि एयर का टेम्परेचर का डेटा फीड करते रहो, ह्यूमिडिटी फीड करते रहो, CO2 कॉन्सेंट्रेशन फीड करते रहो। आप ऐसे सारा कर सकते हो। तो वही समझिए। और ये एंड डिवाइस का एक मेन काम होता है, ये जनरली बैटरी पावर होते हैं, सब के सब हों ज़रूरी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में लोग प्रेफर करते हैं वायर्ड रहे, तो वो आपका डिज़ाइन है, बैटरी पावर भी रह सकता है। और यही आपका एक्चुअल इनपुट एंड आउटपुट होता है। जैसे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर में काम करते हैं, उसमें होता है ना पिन्स, जैसे आपको ले लीजिए सिंगल बोर्ड का पिन्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ये
मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। तो वैसे ही समझिए यही हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट। आपको है कि सर मेरे को ये लैंप कंट्रोल करना, उस पर आप वो आप क्या मांग रहे हो, आप मांग रहे हो एक इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो वहाँ पे आप एक नोड लगा दोगे जो आपका एंड डिवाइस के तौर पे कहलाएगा। वो बात करेगा राउटर से, राउटर से बात हो जाए कोऑर्डिनेटर पे। अब रहा बात कोऑर्डिनेटर और राउटर जनरली एक में आता है, और अगर काफ़ी छोटा घर है तो एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन जनरली बड़े इंस्टॉलेशन में लोग लगाते हैं 3-4 तो ये टपोलॉजी है। इसीलिए डेटा इधर से उधर कूद सकता है आराम से। एक बड़े घर में 2 या 3 राउटर होते हैं और हर जगह वो कूद कूद के जाता है डेटा पैकेट्स। तो उससे ये रहता है कि अगर एक राउटर लटका भी तो चीज़ नहीं लटकेगा। और जितने भी डिवाइस हैं यानी कि एंड डिवाइस, वो अगर बिजली से चल रहा है, जैसे आपका लैंप है जो इलेक्ट्रिक मेन से कनेक्टेड है, उसमें कई बार एज ए फंक्शन राउटर भी दे दिया जाता है, यानी कि वो खुद भी राउटर के तौर पे बिहेव करेगा। तो इसीलिए जनरली इसको लगाने के बाद लोगों को नेटवर्क का शिकायत नहीं आता। जब तक कोई बहुत गंदा इंटरफियरेंस नहीं हो रहा है, ये जनरली नेटवर्क नहीं लटकेगा। बहुत रोबस्ट, टिकाऊ, कई सारे डिवाइसेस के साथ। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स का। ये सब मैं अमेज़न का बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी टाइम मैंने देखा खूब सारा ऑप्शंस है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। तो यही समझिए कि यहाँ पे आपको लेकिन थोड़ा समझना ज़रूरी है कि इसका बहुत सारा कंपीटिंग स्टैंडर्ड्स भी है, जैसे कि जी वेव है तो ZigBee भी है, और बहुत सारे और भी, वाईफाई हेलो भी है। वाईफाई हेलो उतना पॉपुलर नहीं है तो उसका टेंशन नहीं लें। मेटा पे भी अभी काम चल रहा है, बहुत सारा और भी है, थ्रेड पे काम चल रहा है। तो ये थोड़ा आपको सतर्क होना होगा, खरीदने से पहले आपको थोड़ा सतर्क होना होगा कि आप ZigBee लेना चाह रहे हो तो ZigBee का ही सारा चीज़ देखो, क्योंकि ये स्मार्ट होम या वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है IoT है, इसमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है। आपका मोबाइल फ़ोन में एक्चुअली सिर्फ मतलब 3 मोबाइल लैंग्वेज होता है। एक लैंग्वेज होता है ब्लूटूथ हेडफ़ोन के लिए, दूसरा होता है वाईफ़ाई, तीसरा होता है मोबाइल नेटवर्क। ये 3 लैंग्वेज में काम हो जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में 5 से 6 से ज़्यादा चीज़ है, तो हौच-पौच ज़्यादा होता है, तो सावधानी बरतें, सतर्क रहें। आपको कई बार एक ही ब्रांड का चीज़ मिल सकता है, जो जैसे मान लीजिए ZigBee में है, आपको दाम दिखा रहा है 1800, किसी दूसरे में है उसका दाम आपको और कम दिखा सकता है। आप खरीद सकते हो, अरे सेम डिवाइस है, सेम कंपनी का, मैं खरीद लेता हूँ, बाद में पता चला सर वो कंपैटिबल नेटवर्क पे नहीं था। तो सावधानी बरतें, ज़रूर ध्यान से देखें कि वो ZigBee पूरा लिखा है ZigBee कि ZigBee सपोर्ट करता है तो ही खरीदें उसको। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, और ये हर के साथ होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका कंपटिटिव नेटवर्क्स है। दूसरा, आप किस तरह का चीज़ ले सकते हैं, मोशन सेंसर ले सकते हैं, जैसे कि लाइटिंग के लिए लोग मोशन सेंसर लगाते हैं कि लोग चल फिर रहे हैं कोई एक्टिविटी है तो ही करें, और अगर एक्टिविटी रुक जाता है तो वो लाइट डिम करेगा, बहुत देर तक एक्टिविटी नहीं रहा तो वो बंद कर देगा। ये सब आप सेट कर सकते हो अपने स्मार्ट असिस्टेंट में। लेकिन वो स्मार्ट असिस्टेंट काम तभी कर पाएगा जब उसके पास डेटा है। तो डेटा कहाँ से आएगा? मोशन सेंसर से। एयर टेम्परेचर हो जाए, एयर टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी हो जाए, प्लग, LED स्ट्रिप्स भी खूब सारे आते हैं। आपका आउटडोर वेदर स्टेशन भी आता है, जैसे कि इस तरह का वेदर स्टेशन लगा। इसका क्या फ़ायदा है? इससे आपको पता चलेगा कि बाहर तिगड़म क्या हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए बहुत कम लोगों को पता है कि उनके घर में AC है, कि AC जब हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है तो लोगों को अजीब सा लगने लगता है AC के अंदर, क्योंकि वो डीह्यूमिडिफिकेशन वाला सेटिंग में नहीं जा रहा है। आपके AC में वो सेटिंग है, हर AC में रहता है। बस बहुत कम लोग को पता है कि वो AC को चेंज करना होता है, मतलब कि AC में मोड बटन्स होते हैं ना, वो उसी लिए है, लेकिन बहुत लोग को पता ही नहीं है, सिर्फ ठंडा करते रहते हैं। तो बारिश में ज़रूरत से ज़्यादा वो एनर्जी खर्च कर रहे हैं और अजीब लग रहा है। वहीं पर अगर वो वेदर स्टेशन बाहर से वो डिटेक्ट कर ले, सर ह्यूमिडिटी बढ़ा, वो आराम से आपका AC को सिग्नल कर देगा, भैया तुम दूसरे मोड में जाओ, जो मोड बना है कि ह्यूमिडिटी निकाल सके, आपका अच्छा सा फीलिंग आएगा, बिजली भी कम लगेगा, तो ये समझना बस है। सो आउटडोर, और खासतौर पे बड़ा होटल वोटल संभाल रहे हो, ऑब्वियसली आउटडोर डेटा चाहिए, तब आपको पता चलेगा कहाँ पे कितना एनर्जी खपेगा। तो वही समझिए, और राउटर, नोट्स, ये सब खूब आपको मिल सकता है। जितना आपको बहुत बड़ा कवर करना है, राउटर्स आप ले सकते हैं, या तो ऐसा एंड डिवाइस लीजिए जो 2 in 1 हो। कुछ डिवाइसेस 2 in 1 होते हैं, यानी कि वो आपका एंड डिवाइस भी है और राउटर भी है, वो डेटा इधर से उधर हॉप करते चले जाएंगे। तो खूब ऑप्शंस है, मतलब आपको टेंशन है, इंडिया में बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आप थोड़ा सब्र के साथ टाइम लेके खोजने बैठते हैं, बहुत चीज़ मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। प्रोडक्ट्स के मामले में कोई डिस्कशन नहीं करना है। और अब रहा बात की अच्छा सर करेंगे क्या, क्योंकि अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की एक भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है चीज़ों के साथ, ठीक है, करोगे क्या, वो होगा होम असिस्टेंट के पास। होम असिस्टेंट का काम होता है कि ये सारा चीज़ आपको करने को क्या दे रहा है, मैं आप बोलो कि ZigBee का लाइट बल्ब लगा दो, ZigBee का प्लग लगा लो, हो क्या रहा है, आप बस देख पा रहे हो, करोगे कैसे। अभी आपने क्या बनाया, रिमोट कंट्रोल बना लिया कि आप स्मार्टफोन से ऑन ऑफ कर सकते हैं कोई चीज़, कोई खास फायदा नहीं है, लेकिन आप स्मार्टनेस डालना चाहते हैं कि बुद्धि लगाओ कि भैया रूम में कोई आया है तो रूम का AC चालू कर दो, या रूम का फैन चालू कर दो, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो AC चालू कर दो। ये सब बुद्धि कहाँ से आएगी, ये सब आता है होम असिस्टेंट से। तो ये जो ये गूगल और ये सब के पीछे लोग क्यों भागते हैं, कारण वही है, इसमें बुद्धि है। ये आप इसमें अपना रूटीन बनाते हैं कि सर प्रेजेंस डिटेक्ट करो, प्रेजेंस जब डिटेक्ट हो जाए तब आप AC चालू कर दो रूम का, प्रेजेंस बंद हो जाए यानी बंदा बाहर निकल जाए रूम से तो AC बंद कर दो, बिजली वेस्ट मत करो। ये स्मार्टनेस के लिए लोग होम असिस्टेंट्स के पीछे भागते हैं।
अब प्रॉब्लम है कि होम असिस्टेंट के लिए बुद्धि चाहिए और बुद्धि के लिए कंप्यूटर। तो ये आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप खरीद लीजिए किसी से वो इकोसिस्टम, चाहे अमेज़न हो, चाहे गूगल हो, लेकिन फिर आप उनके भरोसे डेटा रख रहे हो। और बहुत सारे और ब्रांड भी हैं जो गूगल और ये सब का बैक एंड ही इस्तेमाल करते हैं लीगली, लेकिन दिक्कत ये रहता है कि उनका सिक्योरिटी भगवान भरोसे है। मतलब कई सारी कंपनी के साथ हॉरर स्टोरी हो चुका है कि उनका सिक्योरिटी इतना स्टूपिड था कि कोई किसी ने डीडॉस अटैक कर दिया तो आपका घर का सामान हैक हुआ है। मतलब वो कंपनी का कुछ नहीं है कि कंपनी तो सब डेटा कहाँ पे स्टोर की है, आपका डेटा है। तो आपके अंदर तक लोग ये कर दिए, मतलब किसी का थर्मोस्टेट हैक हो गया, किसी का लाइट हैक हो गया, या बहुत सारे बल्ब सब में ये वाईफाई रहता है तो वो वाईफाई से ये पिंग अटैक करने लगे, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों पे आप भरोसा कर रहे हो जब इस तरह के डिवाइसेस में जा रहे हो। तो क्या कोई ऑप्शन है कि मेरे को ये स्मार्ट भी मिल जाए और सेफ्टी भी रहे? हाँ, होम असिस्टेंट कर सकते हो। ये थैंकफुली फ्री है एंड ओपन सोर्स है, यानी कि इसका कोड पूरी तरह से चेक किया जाता है। और इसमें फ़ायदा है कि आप इसे लो पावर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, यानी कि इस तरह का, या ये तो बहुत पावरफुल हो गया, इससे भी कम पावर का सिंगल बोर्ड कंप्यूटर पे आप इसे चला सकते हो। और या पुराना कोई छोटा कंप्यूटर खरीदिए जो आजकल बहुत कम दाम में बहुत सस्ते में मिल रहा है अमेज़न में, रिफर्बिश्ड का, उस पे आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सामान चला लीजिए और ये आपका सारा पढ़ेगा डेटा को कि सर ये लैंप है। जैसे कुछ किस्म में कभी भी आप एक सेंसर पे नहीं चलना चाहोगे, तो मोशन सेंसर है, तो मोशन सेंसर के साथ ये हो सकता है टेम्परेचर सेंसर हो। प्रेजेंस डिटेक्शन के लिए आप 2-3 चीज़ का इस्तेमाल करना चाहोगे ताकि पता चल जाए कि जैसे मान लिया कोई भी बंदा है तो रूम का नॉइस लेवल बढ़ जाएगा, नॉइस फ्लोर बढ़ जाएगा, नॉइस भी आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ चेक करके तब आपको कन्फर्म होता है कि मैं बोल रहा हूँ एसी चालू करो तो फालतू का चालू नहीं होगा, और वो जैसे ही आप रूम से निकलो बंद भी हो जाएगा। तो एनर्जी वेस्टेज कम हो जाता है, काफ़ी कम, अगर ठीक से मैनेज करते हैं। तो जितने लोग इसको कर रहे हैं उनका एक्चुअल प्रॉफिट होता है, मतलब कि बिल बचने लगता है। तो ये होम असिस्टेंस, मतलब इस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो आपका होम असिस्टेंस घर में करेंगे, और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो तो कर सकते हो। हाँ, ये सब में आसानी मिलेगा, लेकिन भगवान भरोसे आप चल रहे हो, ये सब में आप खुद के भरोसे पे चल रहे हो। तो ये हो गया होम असिस्टेंस। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ज़िग्बी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।